बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम बायोलॉजी का नवा लेक्चर देखते हैं। बेटे आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। जो लिविंग वर्ल्ड है उसको देखते हैं। बेटे हम जानते हैं कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है दैट इज इनॉर्मस इन द साइज। आवर अर्थ इज इनॉर्मस इन द साइज। हमारी जमीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। एंड द लाइफ इज कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग ऑन इट। और जो जिंदगी है इसके अंदर वो कंटिन्यूअसली तौर पे रिप्रोड्यूस कर रही है और इवॉल्व कर रही है। इसके बाद बेटा हम यहाँ स्पेस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे स्टडी करते हैं। दे आर स्टडीड बाय हेल्प ऑफ द बायोम्स। यहाँ पे स्पेस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुख्तलिफ बायोम्स के अंदर स्टडी करते हैं। बेटे बायोम्स क्या है? बायोम है लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। बेटे बायोम एक इकोसिस्टम की टाइप है जिसको हम कहते हैं लार्ज रीजनल कम्युनिटी, जिसको क्लाइमेट की बुनियाद पर क्या करते हैं हम तकसीम करते हैं, जिसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्लाइमेट की बुनियाद के ऊपर की जाती है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है बेटे, हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द 6 बायोम्स। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द 6 बायोम्स। उन्हें 6 बायोम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है। ये मेरे बेटे क्या है, ये बायोम्स है। अब आप सारे जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इवॉल्व्ड राउंड अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। डियर स्टूडेंट्स, जो लाइफ है वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इस दुनिया के अंदर क्या हुई है, वो इवॉल्व हुई है। हम सारे जानते हैं कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था? वो आर्कियोबैक्टीरिया था। आर्कियोबैक्टीरिया which have been nearly about 4 billion years ago। उसके बाद बेटा जो तमाम जिंदगी है अप टू मॉडर्न लाइफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। ये इर्तिकाई अमल के जरिए से प्रोड्यूस्ड हुआ है। इसमें मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर और मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं वो इवॉल्व हुए हैं। मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर और मुख्तलिफ रीजन के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है बेटे वो इवॉल्व हुए हैं। अब हमें इसका पता कैसे चला? हमें पता है कि जो इंसान है इट इज द मोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है। तो इसके कैसे पता चला कि ये जो लाइफ है ये इतनी पुरानी है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद थे? इसको पता चला है बाय हेल्प ऑफ द फॉसिल्स। द मैन केम टू नो बाय हेल्प ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल्स के जरिए से, फॉसिल्स की स्टडी की वजह से इसको पता चला है कि कौन से रीजन्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। बेटे फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर the dead remains of the living organisms। जो फॉसिल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स आर द इंप्रेशंस आर कॉल्ड एज द फॉसिल्स। द डेड रिमेन्स आर द इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स, रिमोट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स उनको कहते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी से हमें पता चला है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब बेटे जो फॉसिल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस। हमें पता है कि ये जो फॉसिल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन रॉक्स। ये रॉक्स में मौजूद हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट सेडिमेंट्स। जो फॉसिल्स हैं बेटे वो मुख्तलिफ सेडिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। सेडिमेंट्स का मकसद है दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रॉक्स। वो रॉक्स की मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर मौजूद है। एंड वी ऑल नो कि the older sediments will be present deeper in the rocks। जो ओल्डर लेयर्स होंगी वो कहां पे मौजूद होंगी? वो रॉक्स के अंदर डीप मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल ये बेटा एक इस रॉक्स के अंदर ये एक फॉसिल की एक लेयर है, ठीक है? ये फॉसिल की एक लेयर है। इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने टाइम में मौजूद थे और उसके बाद मरने के बाद दे आर बरीड इन द रॉक्स और वो इन रॉक्स के अंदर क्या हो गए? दफन हो गए। क्या होता है? उसके ऊपर एक और लेयर की फॉर्मेशन होती है। द नेक्स्ट सेडिमेंट लेयर इज लेड ऑन प्रीवियस लेयर।
तो और दूसरी लेयर होती है वो बेटे बनती है इसके अंदर, उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब आप देखें कि ये दूसरी लेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, उसी जो प्रीवियस लेयर है उसके ऊपर बन गई। तो उसके बाद जब थर्ड लेयर बनती है, हाँ अभी आप देखें बेटा इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द डीपेस्ट लेयर, ये सबसे डीपेस्ट लेयर है। उसके बाद ये जो रेड कलर के अंदर है ये दूसरी लेयर है। उसके बाद ये ग्रीन के लेयर के अंदर ये थर्ड लेयर है, ये सबसे न्यूएस्ट होगी। तो जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी डीपली बरेड, और जो न्यूएस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे वो टॉप के ऊपर मौजूद होंगे। तो इस तरह से वो जो टाइम सीक्वेंस है फॉसिल्स की, दे विल नॉट बी डिस्टर्ब। वो भी क्या होती है, वो उसकी स्टडी के दौरान, उनको स्टडी करने के दौरान बेटे वो डिस्टर्ब नहीं होती। हमें पता है कि जो डीपर लेयर्स होंगी उनके अंदर सबसे जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो मौजूद होंगे। बेटे अब हम इनकी एज को, उस एज का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? हम उनकी एज का जो अंदाजा है बेटे वो लगा सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव isotopes. The age of the fossil rocks can be determined by help of the radioactive isotopes. जो इन fossils की layers हैं, इनकी जो एज का अंदाजा है, इनकी जो उम्र का अंदाजा है, वो हम कैसे लगाते हैं बेटा? वो लगाते हैं by comparing the radioactive isotopes. Radioactive isotopes की जो तादाद है उसको मेजर करके हम उनकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। हमें पता है कि जो ओल्डर लेयर्स होती हैं, जो ओल्डर लेयर्स हैं, जो पुरानी लेयर होती है बेटे, उसके अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वो क्या होते हैं बेटा? वो कम होते हैं। द ओल्डर लेयर्स, द ओल्डर सेडिमेंट्स have the less number of the radioactive isotopes. उनमें मौजूद radioactive isotopes की जो तादाद है वो क्या होती है? लेस होती है, वो कम होती है। और जो फ्रेश लेयर्स हैं, जो न्यू लेयर्स हैं, जो यंग लेयर्स हैं, जो यंग सेडिमेंट्स हैं, उनके अंदर मौजूद रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की जो तादाद है, they have the large number of the radioactive isotopes. तो जो यंगर लेयर्स होगी बेटा, तो यंगर लेयर्स के अंदर क्या है, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की तादाद होगी बेटे वो ज्यादा होगी। तो हम इस तरह से कंपेयर करके रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की जो तादाद है उसको कंपेयर करके हम उनकी एज का अंदाजा लगाते हैं। ये बात आप एक सवाल, आप क्योंकि क्लास नहीं बैठी हुई तो आप सवाल पूछते, एक सवाल अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहां पर भी आपने फिर कंपेयर कर दिया, आपने कंपेयर किया कि जो ओल्डर लेयर्स हैं उनमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की तादाद कम होती है तो उनकी एज क्या है, वो ज्यादा है, और न्यूएस्ट और यंगर लेयर के अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की तादाद क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मकसद है उनके अंदर जो एज है उनकी कम होगी। तो जो प्रॉपर एज है, जो एग्जैक्ट एज है, उसका तो फिर भी नहीं पता चला, ये तो हम सिर्फ उसको कंपेयर कर रहे हैं दो लेयर्स को। तो बेटे जो एग्जैक्ट एज का अंदाजा है वो कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए से लगाते हैं। वो हम लगाते हैं बाय मेजरिंग दी हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन। जो फॉसिल्स होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हर एक जो एलिमेंट है उसकी एक हाफ लाइफ होती है। तो हाफ लाइफ को मेजर करके बेटा हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट एज का अंदाजा क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बेटा एक जो टाइम चार्ट है, अब हम कहते हैं कि 4 बिलियन साल पहले यहां पे लाइफ मौजूद थी, तो उसको डिवाइड करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है बेटा, 4 इरा के अंदर उनको डिवाइड किया। जो टाइम है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 इरा, इनको 4 इरा के अंदर क्या किया गया, तकसीम किया गया। जो पहला इरा है वो सीनोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा और प्रीटेरियोजोइक इरा। तो ये 4 इरा के अंदर इनको तकसीम किया गया। बेटे इनके अंदर फिर दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द पीरियड्स।
द सीनोजोइक एरा हैज 2 पीरियड्स, इसके अंदर 2 पीरियड्स है। मेसोजोइक एरा हैज 3 पीरियड्स, इनके अंदर 3 पीरियड्स है। पैलियोजोइक एरा इट हैज 6 पीरियड्स, इसके अंदर 6 पीरियड्स है। एंड द प्रोटीरियोजोइक एरा हैज नो पीरियड्स। बेटे इनकी ज्यादा तफसील याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना याद रखना होता है कि भाई जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जो अर्जियाती वक्त है, उसको कितने 4 इरा के अंदर तकसीम किया गया है। इसके बाद जो मुख्तलिफ इरा के पीरियड्स हैं उनकी तादाद आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी सीनोजोइक इरा के अंदर कितने पीरियड्स हैं, मेसोजोइक इरा के अंदर, और इसी तरह से पैलियोजोइक इरा के अंदर कितने पीरियड्स हैं। तो नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं उनकी तादाद का आपको क्या होना चाहिए बेटे, पता होना चाहिए। ये खासकर एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो चीजें हैं ये क्या होंगी बेटे, अहमियत क्या होंगी बेटे। ये हमारे आज का लेक्चर है। नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जो 9th लेक्चर का जो आखिरी पोर्शन है बेटे वो फाइलेटिक लिनिएज के बारे में है। फाइलेटिक लिनिएज असल में कहते हैं शजरा नस्ब को। शजरा नस्ब आप हर एक, क्योंकि बरसगीर वाले हम अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम फलां नस्ब से हमारा ताल्लुक है, फलां हस्ब से हमारा ताल्लुक है। अब अक्सर आप घरों के अंदर देखते हैं कि उन्होंने अपने शजरा नस्ब जो है ना वो बनाए हुए होते हैं और फिर उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तक जो है वो लाज़मी या अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल तक उन तक क्या किया होता है, मिलाया हुआ होता है। पहले बेटा हम डिफाइन करते हैं इसको। इट इज द अनब्रोकन सीरीज ऑफ द स्पीशीज व्हिच आर अरेंज्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स। ये एक ऐसी सीरीज है, ये ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है व्हिच इज अरेंज, जो कि अरेंज है किसके बीच में, फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, यानी कि एंसेस्टर्स से अबाव अजदाद से नस्लों तक एक सीरीज मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल खालिद का बेटा कौन सा है, मूसा का बेटा नवाज, और नवाज का बेटा तारिक, इनके मैं। तो अब ये बेटा क्या है, ये एक शजरा है जिसके अंदर अबाव अजदाद एंसेस्टर्स खालिद से स्टार्ट होते हैं और नस्लों तक क्या हैं वो अरेंज्ड हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। बेटे फाइलेटिक लिनिएज के अंदर एक और चीज हम डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी है इट इज द नंबर and the types of the living organisms present in a particular region. The number and the types of the living organism present in a particular region is called as biodiversity. इसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। एक मखसूस रीजन के अंदर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी नंबर्स और उनकी जो टाइप्स को जब आप देखते हैं इसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो हम अगर इस जमीन की बायोडायवर्सिटी देखें तो इसमें बेटा सबसे बड़ी जो तादाद है वो इंसेक्ट्स की है। अच्छा एक बात इससे पहले कि इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको अभी तक नाम दिया गया है उनकी जो तादाद है बेटे वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज। 2.5 मिलियन स्पीशीज are identified and named so far। तकरीबन 25 लाख जो स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको अभी तक नाम दिया गया है। हमको ये भी बात बता दूं कि यहाँ पे जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। एस्टिमेट किया जाता है कि इस जमीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनकी तादाद 5 to 30 मिलियन है। इनके दे आर estimated between 5 to 30 million species कि इस जमीन के ऊपर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद है इट हैज बीन एस्टिमेटेड approximately from 5 to 30 million species, but up to now the 2.5 million species are identified and named, जिसके अंदर बेटे मौजूद इंसेक्ट्स की तादाद सबसे ज्यादा है। they are 53.1%, then vascular plants they are 17.6%, and animals other than the insects के अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी तादाद 19.9% है। इसी तरह से फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया की जो तादाद है बेटे वो कितनी बनती है, 9.5
4% बनती है। तो ये बेटे क्या है, ये इस जमीन के ऊपर एक जनरल सी बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ जो अनवा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं। बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।